हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे 2018 के हिस्ट्री पीवाईक्यू को कि सीएपीएफ एसी में 2018 में जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हिस्ट्री से रिलेटेड उस हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। क्लियर है। प्रीवियसली क्लास में हम लोगों ने 2015, 16, 17 तक के जो हिस्ट्री क्वेश्चन है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो है कवर करेंगे वो है 2018 का विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ पूरे को हम लोग कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट रहता है तो नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे पूरा पीडीएफ इनिशिएटिव हर चीज़ यहाँ पे अपलोड हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, चलो। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार ऐसे करो कि वीडियो को एक बार पॉज कर लो और अपने लेवल में ट्राई करो कि क्या मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ही करेंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए प्रीवियसली मैं बताया था कि दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ने के बाद ये फाइंड आउट करना कि क्या दोनों स्टेटमेंट लिंक थोड़ना है। क्योंकि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखो कि ऐसे पूछते हैं कि स्टेटमेंट पहला जो है दूसरा स्टेटमेंट जो है उसका एक्सप्लेनेशन है। जैसे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोले गए हैं तो इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट है कि फॉर अर्ली सोसाइटीज historians retrieve information about elite families mostly from inscription। तो प्रीवियसली अगर सोसाइटी का बात करोगे तो कैसे, जब इंस्क्रिप्शन नहीं थे, अगर इंस्क्रिप्शन थे तो उससे और थोड़ा पीछे जाओगे तो मोस्टली जो पीपल है उसको कहाँ से जानकारी मिलता है। ठीक है, कहाँ से जानकारी मिलता है सोसाइटी के बारे में। जो हिस्टोरियन है उन्होंने जो इंस्क्रिप्शन अंडरस्टैंड किए, इंस्क्रिप्शन पढ़े, वहीं से जानकारी अपने को मिलता है। प्लस ये जो है इलाइट फैमिली से ही मिलता है, इलाइट फैमिली के बारे में ही मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेटमेंट है कि सतवाहना इंस्क्रिप्शन जनरली एंड विद द टर्म पुत्र। अब प्रकृत वर्ड मीनिंग सन गलत है, ये प्रकृत वर्ड नहीं है, ये संस्कृत वर्ड है। ठीक है, ये संस्कृत वर्ड है तो याद रखना इसको। तो इस रेस्पेक्ट से पहला स्टेटमेंट सही है और सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो जो सी ऑप्शन है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो यहाँ से इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर अगला क्वेश्चन है 62 का। बताओ तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। एक बार अपने लेवल में इसको ट्राई करो, बाकी तो हमें सॉल्व करना ही करना है इसको। देखो पहला स्टेटमेंट है कि इन 1856 नवाब वाजिद अली शाह वाज डिथ्रोन एंड एक्साइल टू कलकत्ता ऑन द प्ली दैट द रीजन वाज बीइंग मिसगवर्न। सही है क्या? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब 1856 में क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना, जिसे ब्रिटिश के द्वारा इन्फोर्स किए गए थे, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू क्या है पूरे एरिया को ब्रिटिश कब्जा लिए गए थे, है ना, कैप्चर कर लिए गए थे। और कैप्चर किए तो इसको जो नवाब वाजिद अली शाह है इसको डिथ्रोन कर दिया और इसको कलकत्ता में एग्जाइल कर दिए गए। जो कि नवाब वाजिद अली शाह जो है कहाँ के हैं, ये अवध के बादशाह थे, मतलब अवध के क्या है किंगडम बोल सकते हो, अवध के ये किंगडम थे। क्लियर है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि द नवाब वाज एक्यूज ऑफ बीइंग अनेबल टू कंट्रोल देयर रेबेलियस चीफ एंड तालुकदार्स, है ना, तो ये अनेबल थे। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि इसमें बोले हैं कि जो नवाब वाजिद अली शाह है जो कि अवध के, उस समय उसको उद बोले जाते थे, तो उस समय के कौन थे, किंगडम थे। इसे ऐसा इसके ऊपर एक्यूज किए गए थे कि ये जो है रेबेलियस हुआ है, उसको ये जो है कंट्रोल नहीं कर पाए, सप्रेस नहीं कर पा रहे थे करके। तो जो है सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही होता है। तो इस रेस्पेक्ट से और अगर देखे जाओगे तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे डिथ्रोन किए गए, है ना, कलकत्ता में एग्जाइल किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि ये जो है रेबेलियस जो ग्रुप है उसको सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए। तो पहला आंसर जो है राइट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे उसी के बारे में लिखा हुआ है ना, जैसे कि रीजन क्या है, अनेक्सेशन का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू या फिर मिस गवर्न हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट वाइज यहाँ पे भी क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है कि महात्मा गांधी वेंट ऑन फास्ट अनटू दैट अगेंस्ट कम्युनल अवार्ड, है ना, अगेंस्ट कम्युनल अवार्ड अनाउंस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड जो है इसका डिफाइन किए गए थे, कम्युनल अवार्ड दिए गए थे जिसको अनाउंस किए गए थे 1932 में
बाय दी, उस समय का प्राइम मिनिस्टर थे कौन, मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड उस समय का प्राइम मिनिस्टर थे जिसके थ्रू इस कम्युनल अवार्ड को दिए गए थे। और इसका मेन एम था कि जो सेपरेट इलेक्टोरल है ना, सेपरेट इलेक्टोरल है उसको रिप्रेजेंट कर सके, जितना भी रिलीजियस है उसको रिप्रेजेंट कर सके। क्लियर है। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है कि कम्युनल अवार्ड दिए गए थे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कम्युनल अवार्ड दिए तो इसके थ्रू क्या हुआ कि द पूना पैक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट है कि द पूना पैक्ट रिजल्टेड इन अ ज्वाइंट इलेक्टोरेट विथ एन इनहेंस नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर डिप्रेस क्लास। जो डिप्रेस क्लास है उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा सीट को रिजर्व कर दिए गए, क्योंकि यहाँ पे एक तो कम्युनल अवार्ड दे रहे हो। अब कम्युनल अवार्ड दे क्यों रहे हो, क्योंकि उसका पर्पस था कि सेपरेट इलेक्टोरल कर सके। सेपरेट इलेक्टोरल का मतलब है कि जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेट है वहाँ पे मुस्लिम इलेक्टोरेट करेंगे, जहाँ हिंदू डोमिनेट है वहाँ पे हिंदू इलेक्ट करेंगे, है ना, जहाँ पे क्रिश्चियन है या फिर सिख ईसाई हैं। तो इस तरीके से जो है इलेक्टोरेट डोमिनेट का यहाँ पे बात किए गए थे। तो जो है सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये फर्स्ट का करेक्ट आंसर बताता है। तो इस रेस्पेक्ट जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। तो इसे मैकडोनाल्ड के द्वारा उस समय 1932 में अनाउंस किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द परमानेंट सेटलमेंट वाज रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। फिर सेकंड स्टेटमेंट भी है, तो ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, कौन सा गलत है बस। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो परमानेंट सेटलमेंट है इसे लाए गए थे किसके द्वारा, लॉर्ड जो कॉर्नवालिस हैं, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, इसके थ्रू इसे लाए गए थे, जो कि 1793 है। इसका मकसद ये था कि जो रेवेन्यू मिलता था एग्रीकल्चर से उसको फिक्स करना था कि अगर एग्रीकल्चर से 10% रेवेन्यू मिल रहा है तो 10% ही रेवेन्यू मिलना चाहिए। इस तरीके से क्या है, इसको फिक्स कर दिए गए थे, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा यहाँ तक पूरा। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट बोले हैं कि द परमानेंट सेटलमेंट वाज रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। अब बंगाल उस समय बहुत बड़ा था, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। सेकेंड है कि आफ्टर 1810 द एग्रीकल्चरल प्राइस डिक्लाइन अफेक्टिंग एडवर्सरी द इनकम ऑफ द बंगाल जमींदार, जो बंगाल के जमींदार हैं उसमें। तो एक चीज़ देखो, 1810 का ये जो टाइम है यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश के द्वारा रूल्स से रेगुलेशन लाते थे। कैसे, महलवाड़ी सिस्टम के द्वारा, रैयतवाड़ी सिस्टम के द्वारा, जैसे कि यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट लाए हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं सुने हो कि जमींदार जो हैं, जमींदार का जो रेवेन्यू है वहाँ पे अफेक्ट होने को मिल रहा है, अफेक्ट होने देख रहे हैं, बल्कि वो बाद में देखेंगे, है ना, बाद में आएगा। लेकिन 18 यहाँ पे इस टाइम के पीरियड में यहाँ पे ऐसा कुछ इनकम में यहाँ पे एडवर्सरी अफेक्ट हो रहा है, इनकम यहाँ पे कम हो रहा है जमींदार का, ऐसा नहीं। बल्कि इस समय तो इनकम इन लोग का बढ़ रहा था, क्योंकि जमींदारी राइट मिले हैं। अब जमींदारी के थ्रू जितना भी लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, आधा अपने पास रख रहे हैं, बाकी को ब्रिटिश के पास ले जा रहे हैं, है ना। तो इस रेस्पेक्ट से ये जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो बोले गए हैं कि प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। क्लियर है, क्या समझ आया। तो इस रेस्पेक्ट जो सी ऑप्शन है कि पहला सही है लेकिन यहाँ पे गलत है सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, 65 का समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब 66 क्वेश्चन, इसे बताओ। तो पहला स्टेटमेंट है कि टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी a new hybrid architecture style developed with combine the Indian with the European। अब देखो 20th सेंचुरी क्या है कि 20th सेंचुरी से पहले या फिर मिड 20th सेंचुरी, इसमें क्या था कि जितना भी ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स तो पहले से आ चुके थे, अब ब्रिटिशर आके इंडिया में पूरा रूल्स चला रहे हैं, पहले से रेगुलेशन चला रहे हैं। तो जो ब्रिटिश का आर्किटेक्चर है वो इंडिया में इन्फ्लुएंस दिखाई देंगे, ठीक है, ब्रिटिश का, या फिर वहाँ से पोर्तुगल आए, पोर्तुगल के बाद डच आए। तो इन लोगों का जो अफेक्ट जो है रीजन में इंडिया में वो क्लियरली देखने को मिलेगा। कैसे दिखने को मिलेगा, आर्किटेक्चर स्टाइल। मान लो अगर कोई ब्रिटिशर्स हैं इंडिया में अगर अपना घर बना रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स का जो है ब्रिटिश में जो घर बनते थे उसी हिसाब से या फिर उसी को कॉपी करने का ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो ऐसा जो है इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। एक तो पहले से इंडियन है, अब इंडियन के साथ जो है बाकी यूरोपियन कंट्री से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों का यहाँ पे इन्फ्लुएंस जो है देखने को मिला। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि बाई इंटीग्रेटिंग इंडियन एंड यूरोपियन स्टाइल इन पब्लिक आर्किटेक्चर द ब्रिटिश वांटेड टू प्रूव दैट दे वर लेजिटिमेट रूलर ऑफ इंडिया। वही तो है कि ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश आने के बाद जो पब्लिक ऑफिसेस हैं, पब्लिक बिल्डिंग है, उसको ब्रिटिश स्टाइल में बनाना चाहते थे।
और ये लोग वही समझते थे कि जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर है वही सुपेरिटी है, ब्रिटिश आर्किटेक्चर वही मॉडर्न टाइप है, जो इंडिया में बना हुआ है उस तरीके से नहीं है। ऐसे अपने आप को सुपेरिटी बनाते थे, सुपेरिटी बताते थे और यही प्रो करते थे कि इंडिया में हम लोग लेजिटिमेट तरीके से रूल कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो सेकेंड ऑप्शन जो बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है ब्रिटिश का जो आर्किटेक्चर वही सही है, और इसी के थ्रू क्या किए गए आर्किटेक्चर जो स्टाइल यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। तो इस रेस्पेक्ट से जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि सेकेंड ऑप्शन जो है, क्योंकि देखो यहाँ पे लेजिटिमेट बता रहे हो मतलब ब्रिटिश आर्किटेक्चर को सुपेरिटी बता रहे हो, और सुपेरिटी बताओगे तो इंडियन आर्किटेक्चर में इंक्लूड होगा ही होगा, है ना, तो नॉर्मल सी बात है। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है पहला स्टेटमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। क्लियर है, समझ आ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो अब, जो कि टाउन प्लानिंग है ना इन ब्रिटिश इंडिया इन अर्ली 19th सेंचुरी, सेम टाइप से क्वेश्चन है, बताओ इसको। (67) का क्वेश्चन देखो, पहला स्टेटमेंट है कि द फंड फॉर, यहाँ पे टाइम पीरियड याद रखना 19th सेंचुरी का पूछा हुआ है। द फंड्स फॉर टाउन इम्प्रूवमेंट वर आल्सो रेज्ड थ्रू पब्लिक लॉटरीज, क्योंकि जब 19th सेंचुरी का बात करोगे यहाँ पे पूरा अर्बनाइजेशन का टाइम था, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम अपने को देखने को मिलेगा। तो टाउन का जो इम्प्रूवमेंट है ये ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री इंप्रूव हो रहा है, टाउन प्लानिंग हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो टाउन का इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे देखने को मिला है, जिसके थ्रू, किसके थ्रू, जो है पब्लिक लॉटरी, जो लॉटरी लगता है उसके थ्रू। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि द थ्रेट ऑफ द epidemics gave an impetus to town planning in the early decade of 19th century, रहेगा ही रहेगा, क्योंकि टाउन उस समय का बनता था और उस समय का जो सिचुएशन देखोगे जहाँ पे सैनिटेशन के नाम में कुछ नहीं है, अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, अब इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा तो सैनिटेशन का इशू होगा, स्वच्छता का इशू होगा ही होगा, प्लस यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं, कोयला से पूरा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, कोयला पूरा जो है ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन कर रहे हैं, तो थ्रेट जो है इपिडेमिक का वहाँ पे बनने लगा है। जैसे कि रेलगाड़ी का एग्जांपल समझते हैं हम लोग, प्रिमिटिव जब बनाया तो किससे जलाते थे, कोयला से जलाते थे, और कोयला से देखो ना कितना धुआं निकलता है, तो वहीं से तो स्टार्ट हुआ है ये सब चीज़, तो जो इपिडेमिया वो बना ही रहता था। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट से सेकेंड ऑप्शन भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट सही है ना, करेक्ट सही एक ही है। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट इज आर करेक्ट, ये क्वेश्चन पूछे। पहला स्टेटमेंट है कि द फार्मर चेंज ऑफ द पावर ऑन 15 अगस्त 1947 हैंडलिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज अनाउंस्ड बाय द लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय के लास्ट वाइसराय थे। ठीक है, इंडिया के लास्ट जो है वाइसराय बने, और पीएम कौन थे? पीएम एटली थे। ठीक है, पीएम का बात करोगे तो एटली थे, और जो है वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि महात्मा गांधी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द फेस्टिवल इन द कैपिटल ऑन 15 अगस्त 1947, ये भी सही है। कहाँ गए थे? देखो जो ये 47 है, 15 अगस्त 1947 जब पूरा इंडिया में इंडिपेंडेंस का जश्न मना रहे थे, फेस्टिवल मना रहे थे, तो महात्मा गांधी जो है कोलकाता गए थे। कोलकाता क्यों गए थे? क्योंकि इसी टाइम जो है कोलकाता में वायलेंस हुआ था। कोलकाता में जो है कम्युनल वायलेंस देखने को मिला है, और कम्युनल वायलेंस देखने को मिलने के बाद उससे जितना भी अफेक्टेड हुए हैं, है ना, प्रेयर करने गए थे, विक्टिम जो है उससे मिलने गए थे, है ना, जो अफेक्टिंग एरिया वहाँ पे वो पूरा जायजा लेने गए थे एक्चुअली बोल सकते हैं। तो महात्मा गांधी इस समय कोलकाता में थे, तो इसलिए जो है फेस्टिवल को ज्वाइन नहीं कर पाए। तो इस रेस्पेक्ट में जो है सी ऑप्शन, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। क्लियर है क्या, समझ आ गया? नेक्स्ट बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे हैं कि इसमें से कौन सा, किसका आइडिया जो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी नहीं है, ये बताना है अपने को। क्या होता है सोशलिस्ट या फिर सोशलिज्म? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ये बोलता है कि जितना भी मास प्रोडक्शन हो रहा है ना, जितना भी मास प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो ओनरशिप होना चाहिए वो पब्लिक होना चाहिए। पब्लिक बोल लो या फिर जो गवर्नमेंट है ये होना चाहिए इसका ओनरशिप, न कि जो प्राइवेट एंटिटी है उसके पास जाना चाहिए। ये होता है सोशलिस्ट व्यू। तो इसमें से कौन है जिसका सोशलिस्ट व्यू है? वन बाय वन करके अगर देखोगे तो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि गांधीयन फिलोसॉफी में बात करते थे, जो नॉन वायलेंस है उसमें बात करते थे,
डेमोक्रेसी में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इसके बारे में बात करते थे, और सोशल रिफॉर्मर जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन हो गया उसके अगेंस्ट में थे, सती प्रथा हो गया इसके अगेंस्ट में थे। तो ये सब चीज़ जो है कोर आइडियोलॉजी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। फिर नरेंद्र देव का बात करोगे, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का बात करते हैं। फिर जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का बात करोगे तो एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, है ना, प्रेसिडेंट भी रहे इंडिया का। फिर एजुकेशनलिस्ट हैं। फिर उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करोगे तो ये फ्रीडम फाइटर जो कि यूनिटी का बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस का बात करते हैं। समझ आ गई ये चीज़। अब देखो इसमें से किसका आइडिया है ना, किसका आइडिया जो है सोशलिस्ट है वो है नरेंद्र देव का, क्योंकि ये सोशलिज्म का बात करते थे कि जितना भी मास प्रोडक्शन हो रहा है वो डायरेक्टली प्राइवेट इंडिविजुअल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट एंटिटी में गया मतलब वो अपने फ़ायदा का बात करेंगे। लेकिन वही सोशलिस्ट व्यू जहाँ पे जितना भी मास प्रोडक्शन होगा उसका ओनरशिप जो है गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, मतलब पब्लिक के पास होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, ये चीज़ समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 83, वी हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ नॉट रिटन अबाउट पार्टीशन इन हिज वर्क। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और ये जो चारों पर्सनालिटी है ये सब ने, है ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों पर्सनालिटी ने जो पार्टीशन हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है उसको एक्सपीरियंस किए हैं, पार्टीशन को देखे हैं। तो इनमें से कौन से जो हैं उन्होंने पार्टीशन के बारे में नहीं लिखा है, वो है बी ऑप्शन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और ये जो चारों ऑप्शन ये सब कोई ना कोई नॉवलिस्ट हैं, राइटर हैं, है ना, पोएट्री हैं, ये सब चीज़ जो है इसका डेफिनेशन ये सब लोग रिलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सादत हसन मंटो हैं, इन जो है एक्सपीरियंस जो है किए हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया को, है ना, इसके बारे में लिखे हैं। जैसे कि क्या क्या चीज़ हैं, जैसे कि राइटर हैं, प्ले राइट है ना, है शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। सेम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का बात करोगे तो नॉवलिस्ट हैं, है ना, एसिस्ट हैं, पोएट हैं। फिर जो हैं भीषम साहनी का बात करोगे तो हिंदी राइटर हैं, प्ले राइट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पूरा इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, मतलब कौन कौन से फील्ड से रिलेटेड है ये चीज़ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पूछे गए हैं, इसको एक बार वीडियो को पॉज कर लो और बताओ। देखो पहला ऑप्शन है कि देयर इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी इन द आर्टिफैक्ट एज एविडेंट इन अ पोट्री, सील, ब्रिक्स हो गया, वेट हो गया, ये सब बिल्कुल सही है, सही चीज़ देखने को मिलता है। जैसे कि अगर कोई वेट है, वेट को मेज़र करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फार्मूला है कि 1 किलो है तो 1 किलो में कितना ग्राम होगा, ये सब प्रॉपर फार्मूला है। ब्रिक का अगर रेशियो देखोगे, चाहे बर्न ब्रिक का अगर बात करोगे वो भी जैसे कि 6.2 रेशियो, तो इसी रेशियो में ही मिलने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि हर जो है ऐसा नहीं मिलेगा, मतलब जितना भी वहाँ पे ब्रिक मिलने वाला है वो एक ही रेशियो में देखने को मिलता है। सील का साइज देख लो, पोट्री देख लो, और इसमें से पोट्री भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में मिलेगा। कई पोट्री जो कि लग्जरी टाइप देखने को मिलेगा, कई पोट्री जो है सिंपल मिलने वाले हैं, कई जस्ट ब्लैक कलर का बस कलरिंग हुआ है, इस तरीके से जो है देखने को मिला है, यूनिफॉर्मिटी मिला हुआ है देखने को। क्लियर है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि द लेट हड़प्पा साइड आल्सो मेंटेन द सेम कंस्ट्रक्शन टेक्निक एज वर यूज इन अ मेच्योर हड़प्पा साइड, ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि जो मेच्योर हड़प्पा फेस को देखोगे तो इसमें पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी अगर ना बोले तो एडवांस जितना भी इसका आर्टिफैक्ट है वो पीक में थे। जो मेच्योर फेज में पूरा हड़प्पन साइड पीक में थे, फिर जैसे कि ग्रेजुअली डिक्लाइन होना स्टार्ट किए गए, लेट हड़प्पा में आए तो पूरा चीज़ जो है डिक्लाइन देखने को मिलेगा। पहले बर्न ब्रिक का यूज़ करते थे, वो बर्न ब्रिक पूरा डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलेगा, है ना। हम लोग ये देखे हैं कि बेंगल फैक्ट्री है, बेंगल फैक्ट्री डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो बोलने का मतलब है कि जो मेंटेन होना चाहिए मेच्योर हड़प्पा फेज में, वहाँ जो है लेट हड़प्पा फेज में जो है मेंटेन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अगर हर चीज़ मेंटेन देखने को मिलता तो फिर मैच्योर फेज जो है लेट फेज में क्यों जाते, ये भी तो सोचो। हर चीज़ अगर सेम होता तो मैच्योर फेज में नहीं जाते, मतलब लेट फेज में नहीं जाते, मैच्योर है तो मैच्योर फेज में ही रहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसमें से पहला ऑप्शन जो है वही सही है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, जो कि जैनिज्म के बारे में यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बताओ तो जैनिज्म के बारे में पहला स्टेटमेंट है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट इंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन, रॉक एंड वाटर हैव लाइफ। ये चीज़ बोले हैं। देखो
यहाँ पे जैनिज्म का बात करोगे जो कि बिलीव करते हैं अहिंसा में, अनेकतावाद में, तो इन सब चीज़ में बिलीव तो करते हैं, लेकिन क्या है जो पहला स्टेटमेंट है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया दैट जैनिज्म इज दैट इंटायर वर्ड इज एनिमेटेड। ये बोलते थे जितना भी वर्ड है वो पूरा एनिमेटेड है, मतलब ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। इवन जो स्टोन है ये भी जो है एनिमेटेड है, रॉक भी एनिमेटेड है, ये बोलते थे। पहला सही है। सेकेंड है कि एसेटिज्म एंड पेनेंस। एसेटिज्म मतलब एकदम त्यागी, घोर जो तपस्या करते हैं उसको एसेटिज्म बोलते हैं, एसेटिक बोलते हैं। एसेटिज्म एंड पेनेंस आर द रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ कर्म। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो जैनिज्म का बात करोगे वो एक्सट्रीम तरफ बात करते हैं। मतलब जैसे कि अगर खेती करोगे तो अगर खेती में अगर कोई हल चला रहे हो, मान लो है ना, हल चलाओगे तो क्या है, कुछ कीड़ा मकोड़ा वहाँ पे है ना, वो तो मरना ही मरना है। तो जो जैनिज्म है ये भी इसका वायलेंस में जाते थे, वायलेंस मतलब इसके अगेंस्ट में जाते थे कि यहाँ पे हल नहीं चलाना है, हल चलाओगे तो क्या होगा, कीड़ा मकोड़ा मरेंगे, अब मरेंगे तो फिर क्या होगा, एक पाप लगेगा, ऐसे बोलते थे। और एकदम एक्सट्रीम यहाँ पे किस में जाते थे, एक्सट्रीम तक ये लोग जाते थे इसमें, जैनिज्म में। ठीक है, तो ये बताया कि एसेटिज्म है ना, तप, घोर तप, इसका बात किए हैं। तो इस हिसाब से जो है दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म जो है मिडिल पाथ का बात करते थे, ठीक है, लेकिन जो ये है जैनिज्म जो कि एक्सट्रीम का बात करते थे। क्लियर। बाकी जो है इसको हिस्ट्री में हम लोग पढ़े ही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर इसको सीरीज को पूरा कंप्लीट कर रहे हो तो गारंटी है कि पूरा ये रिवाइज हो जाएगा एक बार। चलो 102 जो कि फैक्ट्स क्वेश्चन है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अ बुद्धा's फॉस्टर मदर। बताओ तो कौन है। यहाँ पे फोस्टर मदर पूछे हैं, तो जो फोस्टर मदर है, फोस्टर मदर का मतलब होता है कि उसका जो जन्म देने वाले मदर ये नहीं है, वो लोग एक एज अ मदर की तरह उसको क्या है पाल पोस के बड़ा किए हैं, लेकिन उसका जो जन्म देने वाली माँ वो नहीं है, मदर नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग फोस्टर मदर। तो इसका ऑप्शन जो है डी आ जाएगा। महाप्रजापति गौतमी जो है इसका फोस्टर मदर थे, है ना, बुद्धा का फोस्टर मदर थे। क्लियर। अगला नेक्स्ट देखो। चलो ये रहा बोधिसत्व के बारे में यहाँ पे बताना है कि कौन होते हैं बोधिसत्व, क्या है ये चीज। देखो पहला स्टेटमेंट बोले हैं, पहले ये समझो कि बोधिसत्व होते कौन है। बोधिसत्व उसको बोलते हैं जो कि इनलाइटन चाहते हैं। बोधि का मतलब यहाँ पे होता है, ठीक है, बोधि लिखा हुआ है, बोधि का मतलब यहाँ पे इनलाइटन होता है, ठीक है, बोधि का मतलब इनलाइटनमेंट। और जो है सत्व, सत्व का मीनिंग यहाँ पे होता है बीइंग, ठीक है। तो जो लोग इनलाइटन चाहते हैं उसको हम लोग यहाँ पे बोधिसत्व बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो बोधिसत्व क्या करते हैं कि निर्वाण चाहते तो थे, लेकिन जो है दूसरों को निर्वाण तक पहुंचने के लिए अपना निर्वाण को क्या करते थे, पीछे करते थे, है ना, हेल्प करते थे कि ताकि जो है दूसरा जो है निर्वाण तक पहुंच जाए। ये बोधिसत्व था। पहला स्टेटमेंट है कि they were perceived as a deeply compassionate being who accumulate merit through their effort। ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि ये जो है कंपेशनेट थे, मतलब जो है अपने निर्वाण को थोड़ा डिले कर देते थे बाकी, जिससे अपना निर्वाण को डिले किए जिससे जो है बाकी जो है वो निर्वाण तक पहुंच जाए, निर्वाण जो है या फिर इनलाइटनमेंट उसको मिल जाए। पहला सही है। दूसरा है कि दे मेड अटेम्प्ट टू अटेन निर्वाण। निर्वाण बोलो, है ना, निर्वाण ये जो है पाली वर्ड है, निर्वाण पाली वर्ड है, और इसका जो निर्वाण आता है ये संस्कृत वर्ड होता है, तो ये जो है गलत है यहाँ पे। वही तो बताया कि अपने निर्वाण को डिले कर देते थे ताकि जो है बाकी जितना भी निर्वाण पा रहे उसको इनलाइटनमेंट मिल सके, निर्वाण मिल सके। तो सेकेंड यहाँ पे गलत हो जाएगा। और बोधिसत्व का मीनिंग ही वही होता है, इनलाइटन तो पाना लेकिन दूसरों का हेल्प करना जिससे वो इनलाइटन मिल सके। क्लियर है। तो सेकेंड यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसमें से केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो अब 104 क्वेश्चन। डिपिक्शन ऑफ द डेसेंट ऑफ द रिवर गंगा फ्रॉम हेवन इन द फॉर्म ऑफ रिलीफ स्कल्पचर। यहाँ पे किसमें ऐसा जो है स्कल्पचर जो है डिफाइन किए गए हैं, डिनोट किए गए हैं, ये बताना है कि जो है रिवर गिर रहा है, जो गंगा रिवर है ये गिर रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये देखो ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर आ रहा है हेवन से, ठीक है, हेवन से गंगा रिवर आ रहे हैं, और जो है इसी के फॉर्म में जो है स्कल्पचर को डिफाइन किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं, महाबलीपुरम में इसको किए गए हैं। फैक्ट्स हैं, जस्ट फैक्ट्स के थ्रू इसको याद रखना है और कुछ नहीं।
नेक्स्ट जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, तो इसी के थ्रू इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लाए, जिसमें से पूरा पावर है ना, या फिर जो इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, कहाँ पे कौन सा पार्ट उसके पास जाएगा पाकिस्तान के पास, क्या इंडिया के पास आएगा, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन इसी में लिखे गए हैं। क्लियर है, समझ आ गया। चलो, तो ये बताओ कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 है, इसमें क्या बात करते हैं, और ये पूछे हैं कि कौन इसमें से फीचर्स नहीं है, ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि द डोमिनेशन ऑफ इंडिया गॉट द रिसाइडरी टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द प्रोविंस ऑफ सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल एंड दी NWFP। सही है क्या? ये तो सही है, यहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है, ध्यान रखना। ये सही है कि इंडिया तो अपने पास ही रहा, लेकिन जो है पाकिस्तान जो है मुस्लिम डोमिनेट कंट्री का जब डिमांड किए, तो उसी को, जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेशन कंट्री ज़्यादा थे, उसी को यहाँ पे एक्सक्लूड किए गए हैं इस एक्ट के थ्रू। क्लियर। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द एक्ट सॉट टू ले डाउन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बाय द लेजिस्लेटिव विल ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसा गलत है, यहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव विल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हो, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू फॉर्म किए गए। यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव विल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके विल में ऐसा कुछ होने वाले नहीं है। देखो यहाँ पे फॉर्मली जो है इंडिया इंडिपेंडेंस हो चुका है। अब इंडिया इंडिपेंडेंस हो चुका है, इसका मतलब इंडिया के पास अब पावर है कि अपने कंट्री को कैसे रन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम करना है, ये पूरा इंडिया के पास पावर आ गया है, न कि यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्योंकि इंडिया जब एक फुल इंडिपेंडेंस कंट्री बना, तो जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का यहाँ पे कोई हक यहाँ पे नहीं होने वाला है, कोई अधिकार नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो है नॉट फीचर पूछे गए हैं, तो यही जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन है कि द एक्ट प्रपोज टू सेट अप टू इंडिपेंडेंस डोमिनेशन, बनाए गए, एक पाकिस्तान बनाए, एक इंडिया बनाए हैं। डी है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनेशन वाज टू हैव अनलिमिटेड पावर टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी सही है, इसका फीचर सी है, ठीक है, कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, अनलिमिटेड प्रोविजन डालो, जो करना है वो करो। ये सब चीज़ यहाँ पे बोले गए थे। तो इसमें फीचर जो है, कौन से फीचर नहीं है बोले, तो जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो, ये तो समझ आ गया क्लियरली तरीके से। अगला क्वेश्चन 112, इसको बताओ तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल सेंटर डिक्लाइन आफ्टर मिड 18th सेंचुरी? फैक्ट्स हैं। तो इसमें से जो ढाका है, ढाका जो है मिड 19th सेंचुरी, सॉरी 18th सेंचुरी, यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है ढाका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बताओ तो एक बार, कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे ये भी फैक्ट्स बेस्ड है क्वेश्चन ही है। कोई अगर न्यूज़ में रह जाता है, जैसे बायोग्राफी हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया, तो वहाँ से क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं इस टाइप से। देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिनोदिनी दासी अ पियोनियर फिगर इन द बंगाली थिएटर इन द लेट 19 अर्ली 20th सेंचुरी, इसके बारे में पूछे गए हैं। जो है बिनोदिनी दासी, इसके बारे में पहले तो इसके बारे में कवर करते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन में आते हैं। जो कि 1862 टू 1941 ये बंगाली थिएटर में एक्ट्रेस हैं। एक्ट्रेस के साथ साथ ये राइटर भी थे। ये जो है वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफेसर एक्ट्रेसेस इन द बंगाली थिएटर, पियोनियर ऑफ मॉडर्न जो है इंडियन थिएटर के पियोनियर भी इसको कंसिडर किए जाते हैं। इसका जो है अमर कथा, जो कि माई स्टोरी, इसका एक बायोग्राफी है, याद रखना। अब देखो क्वेश्चन में आओ तो पहला स्टेटमेंट है कि ही वॉज वन ऑफ द प्राइम मूवर बिहाइंड द सेटिंग अप ऑफ द स्टार थिएटर, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। और ये भी बोले गए हैं इसको कि ये जो है अभी मॉडर्न जो है थिएटर का, इंडियन थिएटर का ये पियोनियर हम इसको कंसिडर करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि सी रियलाइज्ड हर ऑटोबायोग्राफी, अमर कथा, अभी हम लोग इसको देखें तो अमर कथा इसका ऑटोबायोग्राफी है। एक होता है बायोग्राफी, ठीक है, और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। देखो बायोग्राफी का मतलब होता है कि मैं लिख रहा हूँ लेकिन दूसरे के जीवनी को लिख रहा हूँ, मतलब दूसरे पर्सन के जो है जो लाइफ है उसके बारे में मैं लिखूंगा, है ना। जो थर्ड पर्सन रहेगा, सेकंड पर्सन रहेगा, वो लिखेगा, उसको बायोग्राफी बोलते हैं। लेकिन अगर मैं अपने ही ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ, मतलब अपने ही जीवन के बारे में लिख रहा हूँ, अपने लाइफ के बारे में लिख रहा हूँ, तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं।
ठीक है, तो इसमें जो है दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, सी ऑप्शन जो कि करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। समझ आ गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द हिंद स्वराज, कौन है इसका ऑथर? तो जो हिंद स्वराज है इसका ऑथर है महात्मा गांधी, जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। जो कि हिंद स्वराज का बात करते हैं, हिंद स्वराज का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, जो कंट्री है गवर्न करने वाला सेल्फ गवर्नमेंट होगा, खुद का इंडिपेंडेंस होने वाला है, कोई अदर कंट्री के यहाँ पे डोमिनेशन नहीं होने वाले हैं, वो हिंद स्वराज का बात करते हैं, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए हैं। और इन्होंने इस बुक में क्रिटिसाइज भी किए हैं, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन हो रहे हैं उसके बारे में क्रिटिसाइज किए हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा था उसके बारे में क्रिटिसाइज किए हैं, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि वो डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे, डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू जो है डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन उस तरीके से हो नहीं रहे थे, ठीक है, समझ आ गया। तो जो हिंद स्वराज जो कि सेल्फ गवर्नमेंट का बात करते हैं, इसे लिखे गए हैं महात्मा गांधी के द्वारा। 118 वाला क्वेश्चन क्लियर है, समझ आ गया। अगला जो क्वेश्चन है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के ऊपर क्वेश्चन है कि मंजिमा निकाय जो कि कौन से लैंग्वेज में लिखे गए ये बताना है। तो ये जो है पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, मध्यमा निकाय जो है पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जो कि ट्रांजिशन है थेरावाद बुद्धिज्म का, है ना। सुत्त पिटाक का पाठ है, जैसे कि त्रिपिटाक समझे, सुत्त पिटाक हो गया, अभिधम्म पिटाक हो गया, इस तरीके से जो है 3 पिटाक है, उसमें से ये सुत्त पिटाक का पाठ है, जो कि 152 सूत्रस हैं बुद्धिज्म का। जो इसका थीम है, बेसिक आइडिया वो है इथिकल कंडक्ट जो होता है ना, इथिक्स हो गया, मेडिटेशन, फिलोसॉफी, बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन, इन सब चीज़ के बारे में ये डिस्कस करते हैं इस बुक में। तो बुक के बारे में क्वेश्चन आया है तो इसको थोड़ा रिफ़र करना, साथ में जो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड या फिर जो हिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि त्रिपिटाक हो गया, कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, कौन से ट्रेडिशन से हैं, इसको भी याद रखोगे। जैसे कि सुत्त पिटाक हो गया, अभिधम्म पिटाक हो गया, विनय पिटाक हो गया, फिर जो है धम्मपदा हो गया जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, थेरावाद बुद्धिज़्म है, महायान सूत्र हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स को यहाँ पे कवर करोगे। जैसे कि जाट का टेल्स हो गया, कई बार क्वेश्चन इसके बेस में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे जो कि हिस्ट्री से पूछे गए थे CAPF-SC में 2018 में, तो हर एक डायमेंशन को विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।